दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संजय ठाकुर और आज हम करने वाले हैं परीक्षा में आने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि इतिहास में जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? दोस्तों पहला क्वेश्चन है ये आज। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना की थी एक अंग्रेज थे। इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इनका नाम था, पूरा नाम लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? यानी कि एक ऐसी कर व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत में जब 50% जो है किसानों से उपज का वसूला जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा का सीधा 50% हिस्सा, यानी कि जितना भी एक किसान कमाता था तो उसका सीधा आधा हिस्सा जो है वो वसूला जाता था। अगला सवाल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो है काफ़ी बार जो है अभ्यर्थी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? यानी कि अगर हम इस घटना की बात करें तो ये था बक्सर का युद्ध। आपको मालूम होगा बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और इसी घटना के बाद, कहने का मतलब इसके बाद ही जो है असली जो लूट है वो अंग्रेज़ों की शुरू हुई थी। इसके बाद जो अंग्रेज़ों ने भारत को लूटना शुरू किया था। अगला सवाल। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? एक सिंचाई आयोग बनाया गया था इंडिया में। तो सिंचाई आयोग जो बनाया गया था तो ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। इनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जिन्हें आप जानते हैं बंगाल का विभाजन भी इन्होंने ही करवाया था। तो इनके ही समय में जो है सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। और एक और सवाल आता है कि भारत में रेलों का विस्तार सबसे ज़्यादा ब्रिटिश भारत में किसके समय में हुआ था? तो 3 सवाल ये लॉर्ड कर्जन के नाम से आप लोग कर सकते हैं। सिंचाई आयोग का गठन, और भारत में सबसे ज़्यादा रेलों का विस्तार, और बंगाल विभाजन। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 एडी में जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। या तो प्लासी के युद्ध वाला पूछते हैं या फिर बक्सर का युद्ध पूछते हैं। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव भी बोल सकते हैं, लॉर्ड क्लाइव भी बोल सकते हैं आप। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इसका नेतृत्व किया था अंग्रेजों की ओर से। अगला सवाल करते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इससे पहले जो सवाल नंबर 5 था आपने देखा होगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सवाल था, इसका जवाब जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और अगला जो क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ लिख सकते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर में जो युद्ध हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। यानी कि 57 में जो 57 में जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, उसमें थे रॉबर्ट क्लाइव। और 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, तो इसमें अंग्रेज़ों के जो सेनापति थे, यानी कि उनका जो नेतृत्व किया, उनको जो लीड किया, वो किया हेक्टर मुनरो ने। ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों में आप डिफ्रेंशिएट आप इन दोनों सवालों को कर सकते हैं। सवाल नंबर 7। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? काफ़ी बार ये सवाल भी पूछा जाता है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को जो है राय पिथौरा कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अक्सर जो है इस सवाल को जो है अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। सवाल नंबर 8 है ये, राजराजेश्वर मंदिर। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये याद रखना है। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जो है इसका निर्माण किया था, जो तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर है। तो जो राजराजेश्वर है यहीं से आप इसको राजराजेश्वर यानी कि राजराज प्रथम, तो यहाँ से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? छोटे स्तर की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्सर जो सवाल हमें इजी लगता है उसको कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे वो थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। सवाल नंबर 10, गुरु नानक देव का धर्म उपदेश क्या था? यानी कि गुरु नानक देव ने जो धर्म चलाया था, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनका धर्म उपदेश क्या था, मुख्य तौर पर क्या था? ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर किसी भी धर्म का आदमी जा सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी जा सकता है। तो गुरु नानक देव ने मानव बंधुत्व पर जो सबसे ज़्यादा बल दिया था, तो इसका आंसर होगा मानव बंधुत्व। सवाल नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा, चलिए आपको इसका आंसर बताता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये इनका जो पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ विंस्टन चर्चिल। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। कहने का मतलब हमारा जो आज़ादी का जो संग्राम था, जो भी हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है या जिसे हम पढ़ते हैं वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और अभी भी मतलब इसकी चर्चा काफ़ी की जाती है, यानी कि बातें बहुत सारी की जाती है। तो चर्चा से आप जो है चर्चिल कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो चर्चा है वो काफ़ी की जाती है, यानी कि बात काफ़ी की जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा से चर्चिल हो जाएगा। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अभी आपने देखा इससे पहले जो सवाल था वो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि 1942 में। अब अगला सवाल है भारत की आज़ादी यानी कि 1947 में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये सवाल, इन दोनों सवालों में से काफ़ी बार जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। इसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, भारत ने आज़ादी कब ली? 1947 में भारत ने आज़ादी ली। आज़ादी ली मतलब एटली। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं क्वेश्चंस को याद करने के लिए, ताकि आप किसी क्वेश्चन को अगर 2 महीने 3 महीने बाद भी पढ़ते हैं तो आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो ये थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो इसका सीधा सा आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और आपको हम बता दें, ये जो जफरनामा है ये एक पत्र लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब को भले ही एक क्रूर शासक की तरह जो है इतिहास में पढ़ा जाता है, जाना जाता है, लेकिन इसके समय में जो है सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति सेना में थे।
सवाल नंबर 15, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो भारत में शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने बड़े पैमाने पर जो है इसे शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन अगर प्रचलन की शुरुआत की बात आती है तो इसका सवाल होगा शेर शाह सूरी, अफगान शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त की जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर बंगाल का नाम आता है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आपने सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा हो कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया था, पहली बार की बात हो रही है, तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। पहली बार जो है स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था मद्रास और मुंबई। मद्रास और मुंबई में पहली बार जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, पुर्तगालियों ने सबसे पहले कौन सी फसल की खेती आरंभ की? यानी कि इंडिया जब पुर्तगाली आए थे तो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगालियों ने कौन सी फसल की खेती शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा तंबाकू। इसका आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू की खेती शुरू की थी पुर्तगालियों ने सबसे पहले इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये सवाल भी है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंदेरी का युद्ध, तो ये भी काफ़ी बार ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? देखिए ये हुआ था बाबर वर्सेस, यानी कि बाबर और मेदिनी राय के बीच ये हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो आप इसमें कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पानीपत का युद्ध हुआ था, आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद जो है एक आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा, मैं आपको इसका तरीका भी बताता हूँ कि घाघरा के युद्ध को आप कैसे कर सकते हैं। घाघरा यानी कि ये बाबर के साथ ही हुआ था। घाघरा में थे राणा सांगा। राणा सांगा यानी कि घाघरा आ की मात्रा, राणा आ की मात्रा है, सांगा आ की मात्रा है, तो तीनों में आपको आ दिखेगा, घाघरा, राणा, सांगा। तो आप ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि चंदेरी, देखिए चंदेरी भी याद रखने को बहुत इजी है। चंदेरी का युद्ध भी इजी है याद रखने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चंदेरी मेदिनी, तो उसमें आ की मात्रा थी और इसमें ई की मात्रा है, चंदेरी मेदिनी। तो यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा, तो आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। बाबर ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? देखिए सबसे इससे पहले हम जानते हैं कि बाबर एक मुगल था और मुगलों की जो दरबारी भाषा है, इनकी दरबारी भाषा की अगर बात करें तो दरबारी भाषा थी इनकी फारसी। कौन सी? फारसी। मुगलों की भी और दिल्ली सल्तनत की भी, दोनों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। लेकिन इनकी जो आत्मकथा है वो लिखी गई थी तुर्की में। तो इसका आंसर होगा तुर्की। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की राजभाषा, यानी अब देखिए यहाँ दोनों पर जो मैं आपको अभी बता चुका था कि दिल्ली सल्तनत और मुगलों की राजभाषा, तो इन दोनों की जो राजभाषा है वो कौन सी थी? फारसी। फारसी। जैसे दिल्ली से आपने दी लिया, फारसी से आपने फा ले लिया, और मुगल से आपने
मुंह ले लिया और फारसी से आपने फा लिया। आप ये दोनों शब्द याद कर सकते हो, दीफा मुफा, यानी कि दोनों की जो राजभाषा थी, दरबारी भाषा थी, वो थी फारसी। अगला सवाल, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आता है। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सितार। सितार वाद्य यंत्र को जो हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में किसने शामिल किया? यानी कि जब गुजरात को किसने जीता था और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। काफ़ी कंफ्यूज करता है ये सवाल भी परीक्षार्थियों को। तो इसका जो आंसर है वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने गुजरात को जीता था और दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगरा किले में मोती मस्जिद, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मोती मस्जिद नहीं है, आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनाई थी? ये सवाल है। तो आगरा किले में जो मोती मस्जिद बनाई थी वो बनाई थी शाहजहां ने। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल कहाँ बनाया था? आगरा में। तो मोती मस्जिद भी इन्होंने ही यहाँ पर बनाई थी। अगला सवाल, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अब पिछला सवाल अगर आप देखेंगे, आगरा किले में मोती मस्जिद, यानी कि मोती मस्जिद जो है दो जगह बनाई गई है, आगरा किले में और लाल किले में। आगरा किले में अभी अभी आपको बता चुका हूं कि शाहजहां ने बनाई थी। और अगर हम लाल किले की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद है ये सवाल जो है आपकी परीक्षा में आपके काम आएंगे। तो आप ज़रूर जो है इन सवालों को एक बार पढ़ें, और अगर आपको लगे कि दोबारा देखना चाहिए तो आप फिर से इन्हें आप देख सकते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। मैंने कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी कुछ एक सवालों में, तो आप इस तरह की जो ट्रिक है याद रखने के लिए आप खुद भी बना सकते हैं, ताकि आपको जो सवाल है वो ज़्यादा समय तक याद रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा।